वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, तो आज से पहले आपने क्या पढ़ा था? देखो, आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा, रिफ्रैक्शन पढ़ा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा, रियल एंड एपेरेंट डिफ्लेक्शन के बारे में आपने जाना, और आपने मतलब कई सारी चीजें इस चैप्टर में आपने पढ़ी। आज आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भैया? आज हम पढ़ेंगे स्फेरिकल सरफेसेस के थ्रू रिफ्रैक्शन। तो हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग क्या बनाएंगे भैया आज की? रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्शन फ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेसेस, बाय स्फेरिकल स्फेरिकल सरफेसेस, स्फेरिकल सरफेसेस। तो स्फेरिकल सरफेसेस के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होगा उसके बारे में आज हम क्या है बात करेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आपको क्या है, कुछ अजम्पशंस मानने होंगे, कुछ अजम्पशंस, यानी आपको यहाँ पर अज्यूम कर कर चलना पड़ेगा। और वो अजम्पशंस क्या होंगे? देखो, पहला अजम्पशंस क्या है, दो तीन अजम्पशंस है, वो ज्यादा नहीं है। पहला अजम्पशंस क्या है कि जो ऑब्जेक्ट आप लेंगे, यहाँ पर जिस ऑब्जेक्ट की बात होगी वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, है ना। आप ऐसा मानकर चलेंगे कि the object must be point object, must be point object, है ना। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। और दूसरे यहाँ पर जितनी भी रेज होंगी, ऑल रेज आर पैरा एक्सियल, ऑल रेज आर पैरा एक्सियल, है ना भैया। पैरा एक्सियल का क्या मतलब है? जितनी भी रेज होंगी ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होंगी, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होंगी, क्लोज टू दी प्रिंसिपल। और जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ ये क्या है, स्मॉल एंगल्स बनाएंगी, है ना भाई। अगर देखो, स्मॉल एंगल्स बनाने का क्या मतलब है कि मेरे पास जब मैं बात करूंगा साइन थीटा, तो मैं साइन थीटा को थीटा भी लिख सकता हूं, और टेन थीटा की बात करूंगा तो मैं टेन थीटा को थीटा भी लिख सकता हूं, है ना, है ना। इसका मतलब है पैरा एक्सियल रेज होंगी, जितनी भी रेज होंगी वो कैसा होंगी? पैरा एक्सियल रेज, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होंगी, है ना। और यहाँ पर जो हमारे अपर्चर होंगे, अपर्चर को स्मॉल मानकर चलेंगे, स्मॉल अपर्चर की यहाँ पर बात होगी। और आज हम जिस रिफ्लेक्टिंग कर्व सरफेस के बारे में बात करेंगे ना, वो क्या है, लेस कर्व होगी, वो ज्यादा कर्व नहीं होगी। कैसी होगी? लेस कर्व होगी। ठीक है, तो ये कुछ एक आधा असम्पशंस थे। फिर इसके बाद क्या है, अपने चैप्टर को बढ़ाते हैं आगे। अच्छा, अब देखो हमारा टॉपिक क्या है, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेसेस। आज हम जो बात करेंगे वो हमारे पास कौन सी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी? कॉन्वेक्स, है ना। कौन सी होगी? कॉन्वेक्स। मान लो कि हमारे पास कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और वो कौन सी है भैया? ये कॉन्वेक्स है हमारे पास। कौन सी है? देखो, ये हमने बना ली। अच्छा, ये ज्यादा रिफ्लेक्टिंग नहीं होगी ना, ये ज्यादा कर्व नहीं होगी, ज्यादा रिफ्लेक्टिंग नहीं, ज्यादा कर्व नहीं होगी, तो ये हमने ऐसे बना ली। ठीक है, हाँ, ये हमारे पास क्या है? कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारे पास। क्या है ये? कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अच्छा, ये इधर हमारे पास μ1 दिया हुआ है, इस मीडियम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है, और यहाँ पर ये जो हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है इस मीडियम का वो μ2। और हमें दिया हुआ है कि जो μ2 है वो ग्रेटर देन है μ1 से। जब μ2 ग्रेटर देन है μ1 से, तो इसका मतलब ये वाला मीडियम जो होगा वो डेंसर मीडियम होगा, और ये वाला जो मीडियम होगा वो रेयर मीडियम होगा। बात यहाँ तक समझ आ गई? अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारे पास इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है ना, जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है, हाँ, उसको बोलते हैं हम पोल। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं भैया? पोल बोलते हैं। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। अच्छा, और ये जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, ये किसी न किसी स्फीयर का पार्ट रही होगी। भाई देखो, मैंने कहा कि मेरे पास ये कोई एक स्फीयर है ना। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये कैसे निकल के आई होगी? भाई मैंने कहा कि मेरे पास स्फीयर है, तो ये स्फीयर का कुछ सेंटर होगा। मान लो, हाँ, ये स्फीयर का क्या है? कुछ सेंटर है भैया। अच्छा, मैंने इस स्फीयर के कुछ पार्ट को काट दिया, मैंने इतने पार्ट को लिया, केवल इतने पार्ट को, है ना। मैंने ये वाला पार्ट जो है इस स्फीयर का नहीं लिया, तो मैं यहाँ पर इस स्फीयर की कितने पार्ट की बात कर रहा हूँ? तो इतने पार्ट की ही तो बात कर रहा हूँ। हाँ, इतने पार्ट की ही तो बात कर रहा हूँ, मैंने ये वाला पार्ट ही तो उठाया है। हाँ, तो क्या ये एक्चुअल में स्फीयर का पार्ट था? बोला हाँ, बिल्कुल।
तो यहाँ पर ये स्फीयर का पार्ट था, तो यहाँ पर स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर भी होगा। हाँ, तो यहाँ पर जो स्फीयर का सेंटर था, है ना, जिस भाई देखो ये क्या है, ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है, ये कहां से आई है, ये स्फीयर से निकल कर आई है, ये स्फीयर का ही पार्ट रही होगी, ये कभी क्या है, स्फीयर का ही पार्ट रही होगी। और जब ये स्फीयर का पार्ट रही होगी तो उस स्फीयर का कोई सेंटर भी होगा, ठीक है। तो उस स्फीयर के सेंटर को हम क्या बोलेंगे, उस स्फीयर के सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस स्फीयर के सेंटर को हम क्या नाम देंगे, उस स्फीयर के सेंटर को हम नाम देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस स्फीयर के सेंटर को हम नाम क्या देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। हाँ, उस स्फीयर के सेंटर को हम क्या नाम देंगे भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हमारे पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो ज्वाइन करने वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेंटर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन जो हमारे पास होगी उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारे पास जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अच्छा, अब हमारे पास मान लेते हैं कि रियल और मीडियम में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, ठीक है। हमारे पास क्या है, एक रेयर ऑफ मीडियम है। अब देखो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हुआ हमारे पास, रेयर मीडियम में, हमारे पास डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट नहीं है। जब हमारे पास रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है किसी पॉइंट पर, और ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज फाइंड करनी है कि कहां पर बनेगी। हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज फाइंड करनी है कि कहां पर बनेगी। अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट में से निकलती है रेस, हम सबको पता है। तो मान लो इस ऑब्जेक्ट में से एक रे निकली, और वो कैसे निकली, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। हमारे पास इस ऑब्जेक्ट में से एक रे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस गई और वो इस पोल पर क्या हुई, इंसिडेंट हुई। भाई देखो हमारे पास क्या लिया हमने, एक इस ऑब्जेक्ट में से रे निकली ऐसे, और वो इस पोल पर इंसिडेंट हुई। और जब ये पोल पर इंसिडेंट हुई, ये ऐसे जा रही है, जब ये पोल पर इंसिडेंट हुई तो हमने देखा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अनडिफ्लेक्टेड पास हो गई। ये कैसे गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, और कैसे, अलोंग मतलब अनडिफ्लेक्टेड। दोबारा सुनो क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट में से एक रे निकली और वो पोल पर क्या हुई, इंसिडेंट हुई, पोल पर इंसिडेंट हुई, और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हुई, पास हो गई। और कैसे पास हुई, अनडिफ्लेक्टेड पास। अच्छा, जब भी कोई रे अनडिफ्लेक्टेड पास होती है, अनडिफ्लेक्टेड पास होती है, तो वो कब होती है, जब वो किसी इंटरफेस पर नॉर्मली फॉल करे। भाई किसी इंटरफेस पर जब कोई लाइन नॉर्मली फॉल करती है, वो तभी तो रिफ्लेक्टेड पास होती है। हाँ, तो इसका मतलब ये जो लाइन है यहाँ पर इस इंटरफेस पर क्या है, नॉर्मली फॉल की होगी, मतलब ये परपेंडिकुलर पड़ी होगी, तभी तो ये क्या हुई, अनरिफ्लेक्टेड पास हो गई, है ना। भाई इस यहाँ पर पोल पर क्या होगी, ये क्या होगी, 90 डिग्री से इंसिडेंट, मतलब ये क्या होगी, फॉल हुई होगी कितने एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से, मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं देखूं तो जीरो होगा, ठीक है। अगर मैं इसका नॉर्मल बनाऊं तो वो भी ऐसे ही होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो। ये फॉल कैसे हुई, 90 डिग्री के एंगल से फॉल हुई, मतलब नॉर्मली फॉल हुई, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अनरिफ्लेक्टेड पास हो गई। अब मुझे ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है, तो मिनिमम कितनी रेज चाहिए, दो रेज चाहिए, और दो रेज जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होकर एक्चुअल में मीट करेगी उस पॉइंट पर इमेज बनेगी, है ना। और देखो जिस पॉइंट पर एक्चुअल में रेज मीट करती हुई दिखाई देती है उस पॉइंट पर इमेज बनती है रियल, और जिस पर हमें appears to meet, मतलब जब हम ऑब्जेक्ट की रेस को एक्सटेंड कर मीट कराते हैं वहां पर वर्चुअल इमेज बनती है। जहां पर रेस एक्चुअल मीट करती है वहां पर रियल इमेज बनती है, और जहां पर हमें रेस को खींचना पड़ता है ना, तब जाकर वो मीट करें तो उस पॉइंट पर जो इमेज, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट में से मिनिमम हमें कितनी रेस निकालनी होगी, दो। किसके लिए, हर हमें क्या है, इसकी इमेज बनानी है। तो मान लो कि यहां से ऑब्जेक्ट से एक इमेज निकली, सॉरी एक लाइट की रे निकली, है ना, और वो इस इंटरफेस पर क्या हुई, इंसिडेंट हुई, कितने एंगल से, कितने एंगल से, कितने एंगल से हुई भैया, 90 डिग्री, सॉरी आई एंगल से इंसिडेंट हुई। अच्छा, जो आई एंगल से इंसिडेंट होगी तो क्या ये इस इंटरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होगा, नहीं, वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होगा। तो भैया नॉर्मल बनाएंगे, हमने यहाँ पर क्या किया, एक नॉर्मल बनाया जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर रहा था भैया, पास कर रहा था। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक नॉर्मल बना दिया, ये हमारे पास हो गया नॉर्मल, हमारे पास क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको बोल दिया हमने एल।
ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रे आई एंगल से इंसिडेंट हुई इस इंटरफेस पर, और ये क्या हुई, नॉर्मली फॉल हुई, और वो क्या हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अनडिफ्लेक्टेड पास हो गई। अच्छा, अब ये रे आई एंगल से इंसिडेंट हुई है तो आर एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। हाँ, अब भैया ये रे जाना तो ऐसे चाह रही थी, भाई देखो ये रे जो है वो जाना तो ऐसे चाह रही थी, लेकिन ये जब रेयर से डेंसर जाएगी तो अभी सॉरी टुवार्ड्स नॉर्मल क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। मेरी बात समझो भाई, ये रे जाना तो ऐसे चाह रही थी, लेकिन ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जब एंटर करेगी तो ये बेंड होगी, और कितना बेंड होगी, टुवार्ड्स नॉर्मल, है ना। अच्छा, अब ये डिपेंड करेगा कि कितना बेंड होगी, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा कि ये ऑब्जेक्ट सॉरी जो मीडियम है वो कितना डेंस है। अगर ज्यादा डेंस होगा तो ज्यादा बेंड होगी, अगर कम डेंस होगा तो कम बेंड होगी, है ना। मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये इस मीडियम का रिफ्लेक्ट मतलब ये जो मीडियम है ये हमारे पास ज्यादा डेंस है ना, ज्यादा डेंसर मीडियम है ये। भाई ज्यादा डेंसर का मतलब क्या है, इस रेयर मीडियम के कंपेरिजन में ये ज्यादा डेंस है, तो ज्यादा डेंस है तो ये लाइट रे क्या होगी, ज्यादा बेंड होगी। हमने मान लिया कि लाइट रे क्या है, ऐसे बेंड हो गई। लाइट रे क्या होगी हमारे पास, लाइट रे ये, अरे यार बन जा गया सीधी, लाइट रे हमारे पास क्या हुई है, ऐसे बेंड हुई, और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया इसका, आर। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया इसका, आर। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है किस पॉइंट में मीट कर रही है, इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। क्या ये रे एक्चुअल में मीट कर रही है, बोला हाँ भैया, जब रे एक्चुअल में मीट करती है तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट से एक रे निकली, पोल पर नॉर्मली फॉल की, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अनडिफ्लेक्टेड पास हो गई। हमने क्या किया, एक रे को निकाला आई एंगल से, इस इंटरफेस पर इंसिडेंट हुई तो आर एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, और जब रेयर से डेंस गई तो अवे फ्रॉम दी सॉरी टुवार्ड्स दी नॉर्मल, कैसे बेंड हुई, टुवार्ड्स दी नॉर्मल, कैसे बेंड हुई, बोलो टुवार्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो गई, और ये ज्यादा डेंस मीडियम था, ये ज्यादा डेंसर मीडियम था तो ये ज्यादा बेंड हो गई। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट की क्या बन गई, इमेज बन गई। अब जिस पॉइंट पर ये लाइट जो है इंटरफेस पर, अब देखो यहाँ पर क्या कुछ नाम दे लेते हैं, है ना, नाम दे लेते हैं। जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हुई थी तो उस पॉइंट को हमने बोल दिया एम। जिस पॉइंट पर ये लाइट क्या हुई थी, इंसिडेंट हुई थी, उस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, एम बोल दिया। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाएंगे, अप्लाई अप्लाई स्नेल्स लॉ, अप्लाई स्नेल्स लॉ। जब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो यहां पर हमारे पास स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा भैया, हमारे पास म्यू टू अपॉन म्यू वन के, म्यू टू अपॉन म्यू वन के इक्वल हो जाएगा। हाँ, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो म्यू वन साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर, इज इक्वल्स टू म्यू टू साइन आर। और हमने पढ़ा था कि जितनी भी रेज होंगी वो पैरा एक्सियल रेज होंगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज्यादा क्या होंगी, क्लोज होंगी। तो जो वहां पर एंगल बनाएंगी वो बहुत छोटे छोटे एंगल्स होंगे, स्मॉल एंगल्स होंगे। तो फिर हम साइन थीटा को थीटा भी लिख सकते हैं, तो साइन आई को मैं यहाँ पर आई लिख सकता हूँ क्या, हाँ बोला लिख सकते हो। तो म्यू वन इंटू आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर, और इस इक्वेशन को नाम दे दो एज इक्वेशन वन। हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ नहीं किया भैया, स्नेल्स लॉ लगाया है। और जब हमने स्नेल्स लॉ लगाया तो हमारे पास क्या आया, म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर, और इसको हमने इक्वेशन नाम दे दिया एज इक्वेशन वन, इसको हमने नाम दे दिया एज इक्वेशन वन। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अब हम जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है पोल से उसको हम बोलते हैं यू, उसको हम क्या बोलते हैं यू। इमेज की डिस्टेंस जो पोल से मेजर करते हैं उसको बोलते हैं हम बी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम आर। आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आ गई। हाँ, अब यहाँ पर इस ओ पॉइंट पर जो लाइट रेज के बीच का एंगल है उसको बोल लेते हैं हम अल्फा, उसको बोल लेते हैं क्या, अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन लाइट रेज एट पॉइंट ओ, है ना। और अगर मैं इस आई पॉइंट पर लाइट रेज के बीच का अगर मैं एंगल देखूं तो वो क्या होगा हमारे पास बीटा। ये हम क्या कर लेते, मान लेते, लेट कर लेते, ठीक है। हाँ, और इस सी पॉइंट पर
यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, सी पॉइंट पर क्या है, नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का जो एंगल है उसको बोल लेते हैं गामा। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेज। एक्चुअली में देखो कि इंसिडेंट रे थी, ओ पॉइंट पर इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो है अल्फा, ये हमने माना है। और जो आई पॉइंट पर हमारे पास रिफ्लेक्टिंग, या फिर ऐसा बोलो कि इन दोनों लाइट रेज के बीच का एंगल जो है वो बीटा है, और नॉर्मल और सेंटर ऑफ नॉर्मल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल जो है वो गामा है, किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। ठीक है, इतना कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब यहां पर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और करेंगे कि इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एम पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हमने क्या किया, यहां पर इस एम पॉइंट से हमने क्या कर लिया, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जिसको हमने नाम दे दिया एम, है ना। तो हमारे पास एम एन जो होगा, एम एन जो होगा हमारे पास क्या होगा, एम एन इज दी परपेंडिकुलर, एम एन इज दी परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। एम पॉइंट से इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। बस इतना करना है आपको, और यहां से कुछ भी नहीं करना, और यहां से आपको कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अब देखो, अब यहां से अब हम क्या खेल खेलने वाले हैं। आपने एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी भाई। देखो, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई एक ट्रायंगल है। अच्छा, तो मान लेते हैं ये एंगल हमारे पास बन रहा है, कितना मानोगे, ये बन रहा है हमारे पास ए, और ये हमारे पास बन रहा है बी। हाँ, और ये हमारे पास ऐसे है ये ट्रायंगल। ठीक है, ए प्लस बी का जो सम करेंगे, यानी हमारे पास दो किसी भी ट्रायंगल के, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है भाई, ये किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल का जो सम होता है वो तीसरे एंगल के इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। मान लो कि ये अल्फा है, इंटीरियर एंगल क्या है, अल्फा है ना। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल का जो सम लेंगे हम, वो तीसरे एंगल के जो इंटीरियर एंगल होगा, तीसरे एंगल का जो इंटीरियर एंगल होगा उसके इक्वल होगा। भाई देखो, अल्फा यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी। समझो मेरी बात, समझो, ऐसा बोल सकते हो कोई भी ट्रायंगल है, उसका अगर मैंने कोई एंगल लिया और उसके इंटीरियर एंगल लूंगा ना, वो इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, अगर टू एंगल्स के सम के। भाई किसी भी एंगल के, सॉरी किसी भी ट्रायंगल के कोई एक किसी भी ट्रायंगल का मैंने कोई एक एंगल लिया, ये वाला है ना, और इस एंगल का इंटीरियर एंगल होगा ना, वो किसके इक्वल होगा, अदर टू एंगल्स के सम के इक्वल, अदर टू एंगल्स के सम के इक्वल होगा। यहां तक समझ आ गया, हाँ, यहां तक ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई तुम्हें, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, तो इसको कर रहा हूं मैं रब। अब इस प्रॉपर्टी से हम क्या यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर किस लिए यूज करेंगे भैया, हमें यहाँ पर आई और आर को अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में लिखना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे भैया, हम यहाँ पर हम यहाँ पर एक खेल खेलेंगे, और वो क्या करेंगे, हम वो खेल कि हमें आई और आर को अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में लिखना है। अच्छा, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ओ एम किसका, ये ओ एम, ये ओ एम सी, अगर मैं ओ एम सी ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल ओ एम सी, अगर मैं इस ओ एम सी ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की ओ एम सी, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस गामा, सॉरी अल्फा प्लस गामा जो होगा हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, आई के इक्वल हो जाएगा, है ना। भाई देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, इन ट्रायंगल ओ एम सी, इन ट्रायंगल ओ एम सी, इन ट्रायंगल ओ एम सी, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, भाई ये इंटीरियर एंगल है, सॉरी एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है आई, तो आई क्या है हमारे पास, आई किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के। अच्छा, अब देखो, अब मैं कौन सी ट्रायंगल में बात करूंगा, मैं यहाँ पर ये आर एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो मैं इस ट्रायंगल में बात कर लूं एम सी आई, या फिर आई एम सी, इस ट्रायंगल में बात करूं आई एम सी, अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल आई एम सी में बात कर रहा हूं मैं। देखो, पहले मैंने ओ एम सी में क्या निकाला कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो, सॉरी अल्फा प्लस गामा जो है वो आई के इक्वल है। अब मैं बात कर रहा हूं आई एम सी, किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, आई एम सी, तो यहां पर आर प्लस बीटा, आर प्लस बीटा जो है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, आर प्लस बीटा जो है वो गामा के इक्वल होगा। देखो, ये एक ये एंगल और ये एंगल, अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो वो तीसरे एंगल के इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। हाँ, बीटा प्लस आर जो है वो गामा के इक्वल होगा। अच्छा, तो अगर मैं यहां से आर की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास गामा माइनस बीटा हो जाएगी। भाई देखो, मैंने आई की वैल्यू निकाल दी, मैंने यहां से आई की वैल्यू निकाल दी, मैंने यहां से आर की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी आई,
अल्फा प्लस गामा, और आर की वैल्यू कितनी आई, गामा माइनस बीटा। आई की वैल्यू कितनी आई, अल्फा प्लस गामा, और आर की वैल्यू कितनी आई, गामा माइनस बीटा। दो चीजें हो गई। अब इनको यहां पर पुट कर दो इस इक्वेशन फर्स्ट में, आई की और बीटा की, सॉरी आई की और आर की वैल्यू को यहां पर पुट करो, कहां पर, इक्वेशन फर्स्ट में। जब हम पुट, यहां पर क्या लिखेंगे, पुट वैल्यूज ऑफ आई एंड बी, चलो उसको लिखो, मुझे आपको जगह नहीं बचेगी ना। आई एंड आर की वैल्यू को हम क्या है यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, म्यू वन आई की जगह पर कितना रखेंगे, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू टू यहां पर कितना रखेंगे, आर की जगह पर गामा माइनस बीटा, गामा माइनस। यहां तक ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अब हमने पढ़ा था कि जितनी भी रेज है वो पैराएक्सियल रेज है, एंगल जो होंगे वो स्मॉल एंगल्स होंगे। तो साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूं, टेन थीटा को थीटा लिख सकता हूं, है ना। अच्छा, जब साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूं तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है, मैं थीटा को साइन थीटा लिख सकता हूं। तो भैया क्या बोल दिया, अगर मैं साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूं और टेन थीटा को थीटा लिख सकता हूं, तो क्या मैं थीटा को उल्टा नहीं लिख सकता, थीटा को साइन थीटा भी लिख सकता हूं। हाँ, जब मैं थीटा को साइन थीटा लिख सकता हूं तो थीटा को टेन थीटा भी लिख सकता हूं। हाँ, बात आगे कर ली, बात बन गई कर ली। तो हमारे पास म्यू1, अगर मैं इस अल्फा को लिखना चाहूं तो टेन अल्फा भी लिख सकता हूं, प्लस इस गामा को टेन गामा भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू म्यू2 टेन गामा माइनस के टेन बीटा। वो रूप बन गई, कर ले बात पल्ली बन गई, बात पल्ली बन गई। अच्छा, अब यहाँ पर अल्फा किस एंगल में, भाई देखो अल्फा किस राइट एंगल में बन रहा है, भाई देखो ये ओ एम एन में बन रहा है ना। तो ओ एम एन में अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर म्यू वन यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना होगा, इस ओ एम एन में ही तो है अल्फा, तो अल्फा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी एम एन अपॉन बेस क्या होगा, ओ एन, या फिर हमारे पास बेस क्या हो जाएगा, ओ एन, प्लस टेन गामा कितना होगा, टेन गामा किस एंगल में होगा भाई, देखो ये एम एन सी एम एन सी एम एन सी, तो गामा ये रहा, तो गामा के आगे क्या होगा, एम एन परपेंडिकुलर, एम एन परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा, बेस होगा एन सी, है ना। बेस क्या होगा हमारे पास, एन सी, और इसको भी लिख लो भैया एनओ, ठीक है, एनओ लिखो, एनओ और एन सी। अच्छा, अरे यार ये एनओ ही तो है, ओ एन लिखो या एनओ लिखो, बात एक है। अब यहाँ पर म्यू टू हमारे पास टेन गामा कितना था, एम एन अपॉन एन सी, एम एन अपॉन एन सी, माइनस टेन बीटा कितना होगा, टेन बीटा ये रहा, टेन बीटा ये इस एंगल में होगा एम एन आई, एम एन आई, एम एन आई, एम एन आई। तो टेन बीटा जो होगा हमारे पास एम एन अपॉन किसके इक्वल होगा, एम एन अपॉन एन आई, एम एन अपॉन एन आई, एम एन अपॉन। अब जब मैं यहां से इसमें से एम एन कॉमन लूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, म्यू वन एम एन अपॉन वन अपॉन एन वन अपॉन एन सी, यहाँ पर भी क्या होगा, एम एन कॉमन लूंगा, म्यू टू एम एन, तो वन अपॉन एन सी माइनस वन अपॉन एन आई। जब मैं यहाँ से एम एन कॉमन लूंगा, इसमें से भी एम एन कॉमन लूंगा, तो एम एन से एम एन कट जाएगा। बोलो भाई मैं क्या करूंगा, भाई देखो मैं एक स्टेप बढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं बची है, तो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ से मैंने एम एन कॉमन लिया है ना, और यहाँ से भी एम एन कॉमन लिया, तो जो यहाँ से एम एन कॉमन लिया, यहाँ से जो एम एन कॉमन लिया, दोनों एम एन कट जाएंगे ना, दोनों एम एन एक दूसरे से कट जाएंगे, है ना, दोनों एम एन क्या होंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। अच्छा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा म्यू वन वन अपॉन एनओ प्लस वन अपॉन एन सी इज इक्वल टू म्यू टू वन अपॉन एन सी माइनस वन अपॉन एन आई, वन अपॉन एन आई। अच्छा, और हमने आपको एक और अजम्पशन स्टार्टिंग में बताया था, और वो अजम्पशन क्या था, वो अजम्पशन हमारा ये था कि जो ये स्फेरिकल सरफेस होगी, यानी जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस होगी, ये ज्यादा कर्व्ड नहीं होगी, ये लेस कर्व्ड होगी। जब लेस कर्व्ड होगी तो एम और एन जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा क्लोज होंगे, तो सॉरी जो पोल है और ये एंड पॉइंट है ये बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन होंगे। मैंने कहा कि ये जो कर्व्ड सरफेस है ये ज्यादा कर्व नहीं है, ये लेस कर्व्ड है। हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस होगी ये लेस कर्व्ड है, तो पी पॉइंट और एंड पॉइंट बहुत ज्यादा पास पास होंगे। भाई अगर तुम कोई ये मान लो ऐसे है, हाँ, तो जब इसकी परपेंडिकुलर करोगे भाई तो ये मेरे पास ऐसे है, ये समझो मेरी बात, ये ऐसे है लेस कर्व,
जब इसका परपेंडिकुलर बोलोगे तो बहुत ज्यादा बिल्कुल पास पास हो जाएगा। हाँ, तो पी पॉइंट को और एन पॉइंट को ऐसा मान सकते हो कि ये दोनों एक ही है ना। पी को और एन को अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान सकते हो। हाँ, तो जहां पर एन है वहां पर मैं पी रख सकता हूँ। भाई मेरी बात सुनो, जो मेरे पास यहाँ से एनओ जो होगा पीओ के इक्वल हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। हाँ, जो एनसी होगा मेरे पास पीसी के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, और जो एनआई जो होगा मेरे पास वो अप्रोक्सीमेटली पीआई के इक्वल हो जाएगा। बस इतना करना है मुझे, है ना, इतना करना है, क्योंकि हमारे पास जो ये कर्व्ड सरफेस है ये लेस कर्व्ड है। हमारे पास क्या है, ये लेस कर्व्ड है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं क्या करूं, अब पुट कर दूं, तो देखो मैं यहीं से पुट कर दूं भाई, इनको यहीं से पुट कर दूं। एनओ की जगह पहले इसको नोट कर लो भाई, इसको नोट करेंगे जल्दी से। मैं एनओ की जगह पर पीओ रख दूं, बोलूं ये एनओ है तो उसकी जगह पर पीओ लिख दूं, ये लो, है ना, स्टेप कम करने के लिए, है ना, क्योंकि भाई बोर्ड पे क्या है, जगह नहीं बची है। मैंने एनओ की जगह पीओ रख दिया, क्या एनसी की जगह पर पीसी लिख सकता हूँ, बोलो एनसी की जगह पर मैं पीसी लिख सकता हूँ। हाँ, और यहाँ पर एनसी की जगह पर पीसी और एनआई की जगह पर मैं यहाँ पर क्या है, पीआई लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, बस एन को पी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, मैंने एन को पी से रिप्लेस कर दिया। भैया ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। पहले इसको नोट कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए, यहां तक इसको क्या करेंगे, यहां तक इसको नोट करेंगे। कर लिया, बोलो, चलो कर लो, पहले कर लो। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लेगा, जिसको नोट करना है वो नोट करेगा। कर लिया। अब यहां पर होगा क्या, यहां तक मैं डाल दूंगा पूरा इसको। चलो ठीक है, यहां तक सब समझ में आएगा भाई, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। और यहाँ पर अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, जरूर समझ में आएगा। अगर फिर भी ना आए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर दूंगा, है ना। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है भाई, है ना। हाँ। अच्छा, अब हमारे पास 1/PO प्लस 1/PC हमारे पास ये निकल कर आ गया यहाँ तक देखो। अब मैं इसी चीज को ऊपर लिखूंगा, 1/PO प्लस 1/PC इज इक्वल टू म्यू2 1/PC माइनस 1/PI। अच्छा, क्या मैं PO को यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल लिख सकता हूँ। भाई PO क्या है, PO इज दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाँ, और हमारे पास यहाँ पर जो U होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि पोल की जो लेफ्ट साइड में जितनी भी चीज होती है वो नेगेटिव होती है और पोल की राइट हैंड साइड में जो चीजें होती है वो पॉजिटिव होती है। भाई पोल के इधर साइड में जब हम पोल के लेफ्ट में मूव करेंगे, पोल के लेफ्ट में मूव करेंगे तो हम यहाँ पर नेगेटिव में लेंगे, और पोल की राइट में हम मूव करेंगे तो यहाँ पर क्या है, चीजों को पॉजिटिव मानकर चलेंगे। तो पीओ जो है, हम पोल के लेफ्ट में है या राइट में जाएंगे, भाई पोल के लेफ्ट में जाएंगे तो यू क्या होगा, नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर हम यू को क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो म्यू1 1/- यू प्लस पीसी, पीसी क्या है यहाँ पर, पी और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और भाई देखो पीसी क्या है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी डिस्टेंस। हाँ, तो ये आर के इक्वल हो जाएगी 1/r। अच्छा, इज इक्वल्स टू म्यू2, इज इक्वल्स टू म्यू2 1/PC क्या है, 1/PC वही 1/r है, माइनस 1/PI, PI इज द इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को देती है 1/b, और ये ऑब्जेक्ट के सॉरी पोल के राइट में, तो यहाँ पर पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। अब म्यू1 और म्यू2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट में, तो म्यू1 अपॉन माइनस म्यू1 अपॉन यू प्लस म्यू1 अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन आर माइनस के म्यू2 अपॉन। अच्छा, अब इस बी को इधर लेके आ जाओ और आर को इधर लेकर चले जाओ। इससे क्या होगा हमारे पास, इससे हमारे पास ये जो आर वाली टर्म है ये पास पास आ जाएगी, है ना। हाँ, तो माइनस की म्यू1 अपॉन यू प्लस म्यू2 अपॉन बी इज इक्वल टू, यहां पर क्या होगा, म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। ठीक है, यहां से ये चीज हमारे पास निकल कर आ जाएगी। भाई देखो, जब मैं म्यू2 जो है हमारे पास क्या होगा, अच्छा इसको खोल के लिख देता हूं ना भैया, फिर ये कौटी समझ में नहीं आया कैसे कर दिया। म्यू2 अपॉन आर आई इधर, जब मैं म्यू1 आर को उधर लेके जाऊंगा तो ये म्यू1 अपॉन आर हो जाएगा। हाँ, तो हमारे पास म्यू1 अपॉन यू प्लस म्यू2 अपॉन बी इज इक्वल टू, अब देखो दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लेंगे, तो यहां से हमारे पास म्यू2 माइनस म्यू1 जो है अपॉन आर के
हो जाएगा ये। तो हमारे पास ये हमने क्या निकाल लिया यहाँ से, ये हमने यहां से क्या निकाल लिया, ये हमने रिलेशन निकाला किस किस के बीच का, यू वी आर के बीच का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम एंड डेल्टा मीडियम के बीच का रिलेशन, है ना। हमने क्या निकाला, हमने यहां से क्या चीज निकाल दी, हमने यहां से रिलेशन निकाल दिया किस किस के बीच का, यू वी आर और म्यू वन एंड म्यू टू के बीच का रिलेशन। यू क्या था यहां से, यू था हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और यहां पर बी क्या था, बी क्या था इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और आर क्या था सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यू को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, बी को इमेज डिस्टेंस बोलते हैं। म्यू वन क्या था यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, और म्यू टू क्या था यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो इन सभी के बीच में हमने क्या निकाल दिया, रिलेशन निकाल दिया। भैया इस रिलेशन से होगा क्या, इस रिलेशन से आप इमेज की पोजीशन निकाल सकते हैं। कोई अगर ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहां पर बनेगी, ये इस चीज से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। और हमारे पास जो स्फेरिकल सरफेसेस थी वो कैसी थी, कॉन्वेक्स थी। जो हमारे पास स्फेरिकल सरफेसेस थी ये कॉन्वेक्स थी, और ऑब्जेक्ट जो था वो रेयर मीडियम में रखा हुआ था। समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट जो था वो रेयर मीडियम में रखा हुआ था। तो फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको देखो अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, उसको फिर से देखिए, ट्राई कीजिए, समझ में आएगा, है ना। अगर फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं अपनी हर एक कमेंट का आंसर दूंगा, और आपको कोशिश करूंगा कि उसको समझाया जाए बहुत अच्छे से, या फिर मैं उसके लिए दूसरी वीडियो भी बनाऊंगा, है ना। तो फिर आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बने रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।